बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। जैसा कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एंटीवायरल ड्रग का, तो आज उसी की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो इन्फेक्शन की बेस पे अगर हम देखा जाए तो उस बेस पे क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगी एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स। इसके बारे में हमने पढ़ना है, यानी इस क्लास के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग होगी, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी मेन फार्माकोलॉजी बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले पहले दो लेक्चर नहीं देखे, खासतौर पे फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर क्लासिफिकेशन हमने बेसिक फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया हुआ है, तो वो ज़रूर पहले आप चेक कर लें ताकि आप लोगों को आने वाले हर लेक्चर की आसानी के साथ जो है ना समझ आ सके। और अगर इसमें से किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स कर रहे होंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमने पढ़ना है एंटीवायरल ड्रग, जो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग, यानी वायरस की मुख्तलिफ टाइप्स हमने पढ़ी है, जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि इन्फ्लुएंजा प्रोड्यूस कर रही होती है। तो उसके अगेंस्ट जो हम ड्रग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्ट टाइप एंड स्ट्रेन स्पेसिफिक एक्शन ऑन इन्फ्लुएंजा वायरस, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस की डिफरेंट टाइप हमने पढ़नी है, तो उस हिसाब से इन्फ्लुएंजा वायरस की डिफरेंट टाइप होने की वजह से उसके इन्फेक्शन, उसका स्ट्रेन भी डिफरेंट होने की वजह से, तो स्पेसिफिक ड्रग जो है ना हम देखेंगे कि वो स्पेसिफिक जो ना टाइप की जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होगी। उसके बाद इन्फ्लुएंजा के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्फ्लुएंजा वायरस इज एन आरएनए वायरस। तो इसके अंदर जो जीनोमिक टाइप है वो है आरएनए वायरस टाइप पाए जाते हैं, विद सेगमेंटेड जीनोम एंड कोर प्रोटीन विच डिफाइन इट्स टाइप। तो जो प्रोटीन, कोर प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती है, उसी बेस पे इसकी टाइप डिफरेंट होती है। यानी जैसे जैसे ये कोर प्रोटीन जो है डिफरेंट हो रही है, उस हिसाब से इन्फ्लुएंजा वायरस की जो है डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर कोर प्रोटीन ए टाइप की है तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस ए होगी, अगर बी टाइप की है तो बी हो जाएगी, इसी तरह सी हो। तो इसकी बेसिक हमने तीन टाइप की जो है ना इन्फ्लुएंजा वायरस पढ़ रहे हैं, जो कि ये इन्फ्लुएंजा प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस ए की वजह से जो है ना ये प्रोड्यूस हो रहा है। इंसानों के अंदर जो इन्फ्लुएंजा प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादातर टाइप ए की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब जो है ना इन्फ्लुएंजा वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बेस पे आगे जो है ना ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इसके अंदर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स हेमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिडेज एंड सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसी बेस पे यानी ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये स्पेसिफिक एंजाइम होता है। जब हम इसके रेप्लिकेशन स्टेप को देख रहे थे, तो इस न्यूरामिडेज एंजाइम ने क्या करना होता है, जब सारा प्रोसीजर हो जाता है, यानी वायरस का स्टार्ट से स्टार्ट हो गए, यानी वो होस्ट सेल के ऊपर अटैच हुआ, अटैच होने के बाद एंट्री होगी उसके अंदर, सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, उसके बाद अनकोटिंग होगी, अनकोटिंग के बाद इसकी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन का प्रोसीजर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसकी रेप्लिकेशन होने के बाद अब उसकी यानी वायरसेस की कॉपीज तैयार होगी। अब असेंबली के जरिए यानी उसको पैक कर दिया गया। अब पैकिंग के बाद इसने क्या करना है, न्यूरामिडेज एंजाइम ने क्या करना है, वो पैकिंग फार्म में यानी मेच्योर फार्म में जो वायरस प्रोड्यूस कॉपी प्रोड्यूस हो चुकी है, उसको होस्ट सेल से बाहर निकालना होता है, ताकि आगे जाके फर्दर जो है नेक्स्ट सेल के ऊपर जो है ना इसी तरीके से अपना इन्फेक्शन प्रोड्यूस करे, अपना लाइफ साइकिल जो है ना कंप्लीट करे। तो न्यूरामिडेज एंजाइम यही कर रहा था कि उसकी रिलीज को जो है ना प्रमोट कर रहा था, रिलीज करवा रहा था होस्ट सेल से। तो अब यहाँ पे जो हम देख रहे होंगे वो ज्यादातर सारी की सारी ड्रग ज्यादातर इसी एंजाइम को ही इनिबिट करवा रही होंगी, ताकि इसको जब इनिबिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आगे जो है ना ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, आगे रिलीज नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसकी आगे रेप्लिकेशन का प्रोसीजर, आगे उसकी स्प्रेडनेस है, वो जो है ना क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगी। तो न्यूरामिडेज एंजाइम क्या है, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन हैव एपिडेमिक एंड पेंडेमिक सिचुएशन। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक सिचुएशन ये
ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिजीज अगर लोकल एरिया के अंदर प्रोड्यूस होती है तो उसको हम एपिडेमिक बोल देते हैं। और अगर यही डिजीज लोकल एरिया से ट्रांसफर हो जाए एक ब्रॉड यानी वाइड एरिया तक अगर पहुंच जाएगी तो उसको हम पेंडेमिक बोल रहे होते हैं। तो यही जब ये न्यूरामिडेज एंजाइम इस जो वायरस की रेप्लिकेशन होने के बाद उसकी कॉपीज तैयार हुई हैं, आगे ये जो है ना उस होस्ट सेल से रिलीज होने के बाद आगे फर्दर जो है स्प्रेड हो रही है और आगे मजीद जो है ना एरिया वाइज यानी पहले लोकली फिर उसके बाद जो है ना वाइड एरिया तक जो है ना पहुंच रही है। तो इसलिए ये जो है ना एपिडेमिक और पेंडेमिक सिचुएशन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये जो है ना इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास है, एच से क्या मुराद है, हीमोग्लूटिनिन और एन से न्यूरामिडेज। तो इसके अंदर है हमारे पास ये 5 है। तो H5N1 ये बर्ड फ्लू जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये वायरस की जो है ना टाइप जो कि इन्फ्लुएंजा प्रोड्यूस कर रहा है बर्ड फ्लू की वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। ये 1997 के अंदर जो है इसको हमने डिस्कवर किया था। तो इस वायरस का नाम है H5N1। H5 से क्या मुराद है, हीमोग्लूटिनिन, ये हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर देखे हैं। और उसके बाद है न्यूरामिडेज N1, ये जो है ना क्या है कि ये बर्ड फ्लू प्रोड्यूस कर रही होती है। और इसी तरीके से H1N1 ये सब टाइप किसकी, स्वाइन फ्लू की है। और ये जो है ना ये 2009 के अंदर जो है ना हमने इसको डिस्कवर किया था। अब बात आ गई है कि ये चंद एक पॉइंट हमने इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में पढ़ लिए हैं, ठीक है, उस क्लास के बारे में बेसिक जानकारी हासिल की। अब उसके बाद पहली हमने ड्रग देखनी है एमेंटाडिन। एमेंटाडिन जो है ना ये पार्किंसन के चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ रहे होंगे, तो इसके अंदर भी है, इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर भी हम इसको देखते हैं। तो पहली दफा जो है ना 1960 के अंदर जो है ना इसको डिस्कवर किया गया। 1960 के अंदर ये डिस्कवर हुआ। तो अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे देखें तो ये ट्राईसाइक्लिक अमाइंस है, इस ग्रुप के अंदर पाई जाती है। तो इसलिए क्या करना होता है, इनहिबिट द इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इसको इनहिबिट करना होता है, ना कि H1N1 यानी ये न्यूरामिडेज वाले जो हमने अभी 2 टाइप पढ़ी है इसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंजा वायरस ए के ऊपर ही इफेक्ट कर रही होती है, यानी उसको ही इनहिबिट कर रही होती है। कैसे इनहिबिट कर रही होती है, तो ये जो है ना इनहिबिट द M2 माइटोसिस प्रोसीजर, यानी ये प्रोटीन की सिंथेसिस वगैरह, ये M2 प्रोटीन जो है ना इसके ऊपर आयन चैनल यानी इसको ब्लॉक करेगी। तो जब इसको जब ब्लॉक कर रही होगी तो कैसे ब्लॉक होगी, यानी प्रिवेंट द अनकोटिंग ऑफ वायरल, यानी जैसे ही वायरस का सेल एक और सेल के साथ अटैच हुआ उसके बाद उसके अंदर परफ्यूज यानी उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया, पेनिट्रेशन के बाद उसने अनकोटिंग अपने आप को अनकोटिंग से गुजारना ताकि उसका जीनोम जो है ना वो सेल के साथ इंटरेक्ट करके रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर करे। तो इसलिए क्या करना है कि इसकी अनकोटिंग यानी उसको जो ऊपर वाला कवर है ना वो जो है ना रिमूव नहीं होने देना, उसी तरीके से उसको पैक फॉर्म में रखना ताकि उसके अंदर इंटरेक्ट ना कर पाए। तो ये इस तरीके से ये M2 जो है ना स्टेप के ऊपर इसको इफेक्ट कर रही होगी, यानी इनहिबिट द M2 प्रोटीन एंड प्रिवेंट द अनकोटिंग ऑफ वायरल जीनोम इन द इन्फेक्टेड सेल। तो इस तरीके से जो है ना जब अनकोट कोटिंग जो है ना ऊपर वाली रिमूव नहीं होगी यानी अनकोट नहीं होगी तो वो जो है ना होस्ट सेल के साथ जो है ना इन्फेक्ट यानी उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आगे जो है ना ये फर्दर उसकी रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देती है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है कैसे होगी, तो ये रेजिस्टेंट M2 स्टेज के ऊपर जो प्रोटीन M2 के ऊपर ये क्योंकि इसको इनहिबिट कर रही है तो क्या करेगा, इसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाएगी, म्यूटेशन काज कर लेगी वायरस, तो फिर जो है ना रेजिस्टेंस के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद यूज इज यूज नाउ लिमिटेड, क्योंकि अब नंबर ऑफ जो है ना एंटीवायरल ड्रग प्रोड्यूस हो चुकी मतलब अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूअर एंड इफेक्टिव ड्रग्स, तो उसकी बेस पे हम जो है ना इसका मतलब लिमिटेड यूज हो गया, इससे मतलब अच्छी पोटेंसी वाली अच्छी इफेक्टिव जो है ना थेराप्यूटिक इफेक्ट वाली ड्रग्स डिस्कवर हो चुकी है, तो अब उनको प्रेफर किया जाता है। और इट्स यूज फॉर द पार्किंसनिज्म यानी पार्किंसन डिजीज के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चाहते कि इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके एमेंटाडिन के बारे से। अभी इसी क्लास की जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है,
तो अब उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। इसी क्लास की इम्पोर्टेंट ड्रग यानी एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट ड्रग है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे डेली लाइफ के अंदर भी ज़्यादातर इस्तेमाल की जा रही होती है। तो ये है ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर है, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है और मोस्ट कॉमनली यूज इन टमी फ्लू। टमी फ्लू के अंदर जो है ना मोस्ट कॉमनली आप मतलब मौजूदा इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो इसके अंदर पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म इसके देखेंगे। इट इज़ अ सियालिक एसिड एनालॉग विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। तो ये पहले की निस्बत यानी अमेंटाडीन हमने पढ़ी है, तो उसकी निस्बत अगर देखा जाए या इस क्लास की बाकी ड्रग की निस्बत देखा जाए तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी रखती है और इसकी जो है ना केमिकल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये सियालिक एसिड के एनालॉग होती है यानी बिल्कुल मिलती है। उसके बाद इट कवर द इन्फ्लुएंजा वायरस ए विद अमेंटाडीन सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंस। अगर अमेंटाडीन की वजह से यानी उसके सेंसिटिविटी या उसकी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई है तो हम इसको ओवरकम करने के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस ए के अंदर ओसेल्टामिविर जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है ना हमने पहले इमेंटाडिन के केस के अंदर हमने देखा वो इन्फ्लुएंजा वायरस ए के ही अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन ये ए के अगेंस्ट भी इस्तेमाल होती है और साथ साथ ये जो हमने पढ़ी है यानी H5N1 और H1N1 और इसके अगेंस्ट और इन्फ्लुएंजा वायरस बी के अगेंस्ट भी जो है ना इस्तेमाल हो। इसी वजह से हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज के बारे में ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ना एंटीवायरल ड्रग है। उसके बाद ओसेल्टामिविर इज एन एस्टर प्रो ड्रग। ये प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का आपको पता है कि पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जब इसके बाद मेटाबॉलिज्म वगैरह होती है उसके बाद ये एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट होती है और फिर जो है ना अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। तो इट इज अ एस्टर प्रो ड्रग दैट रैपिडली एंड फुली हाइड्रोलाइज ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। जब इसकी एब्जॉर्प्शन होती है तो फिर उसके बाद जो है ना ये हाइड्रोलाइज होती है। हाइड्रोलाइज होने के बाद फिर क्या हो रहा होता है, आगे ये कन्वर्ट होती है इसके एक्टिव फॉर्म के अंदर, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म के अंदर। तो बाई लीवर एस्ट्रेज एंजाइम जो होता है जो इसको हाइड्रोलाइज करवा रहा होता है इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं। इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ओसेल्टामिविर कार्बोक्सिलेट के अंदर। ये उसका एक्टिव फॉर्म है यानी इसकी एक्टिव मेटाबोलाइट है जो कि 80% तक जो है ना इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। तो इसकी यहाँ तक जो है ना बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे जो है ना इसके मैकेनिज्म को देखती है। अब इसने क्या करना है, न्यूरामिडेज एंजाइम है जो कि उसकी कॉपीज जो पैक फॉर्म में तैयार हो चुकी थी, मैच्योर हो चुकी थी, अब उसको होस्ट के सेल से रिलीज करवाना था। तो ये क्या करेगा, एक्ट बाय इनहिबिट द इन्फ्लुएंजा वायरस न्यूरामिडेज एंजाइम। इस एंजाइम को इसने क्या करना है, इनहिबिट करवा देना है। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो फिर ये रिलीज नहीं होने दे रहा, ठीक है। जब ये रिलीज नहीं होने देगा तो आगे जो है ना इसकी स्प्रेडनेस जो आगे सेल तक पहुंच रही थी, वायरस ने आगे जाके नए सेल को इन्फेक्ट करना था, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर हमने मतलब इसकी रेजिस्टेंस अगर डेवलप होती है तो म्यूटेशन किसके अंदर, इसी एंजाइम के अंदर अगर वायरस इस न्यूरामिडेज एंजाइम के अंदर अगर किसी किस्म की म्यूटेशन चेंजिंग लाती है तो फिर जो है ना हमारी जो ड्रग हम इस्तेमाल करवा रहे होते हैं तो ज़ाहिर है फिर उसके अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्टेड विद इन द फ्यू आवर्स सिम्टम ऑनसेट सिवियरिटी इसकी, और इसका ड्यूरेशन जो है ना ये ऐसा ऐसा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे इसके साइन एंड सिम्टम वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओसेल्टामिविर मे नॉट बी इफेक्टिव इन द इन्फेंट्स। अब इन छोटे बच्चों के अंदर यानी इन्फेंट्स के अंदर इसकी एक्टिविटी, इसकी जो इफेक्टिवनेस है मे नॉट यानी इसके अंदर नहीं प्रोड्यूस, मे फेल टू जनरेट एक्टिव मेटाबोलाइट। तो ये जो है ना एक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनके ये जो मेटाबॉलिक प्रोसीजर है वो ज़्यादा डेवलप ना होने की वजह से इन्फेंट्स के अंदर जो है ना ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ये पहले प्रो ड्रग की फॉर्म में होती है। उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एंजाइम या ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इन्फेंट्स के अंदर ये ज़्यादा डेवलप ना होने की वजह से एक्टिव मेटाबोलाइट में ये कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो साइड इफेक्ट हम देख लेते हैं। नोजिया है,
एब्डोमिनल क्रैम्प है, हेडेक है, वीकनेस वगैरह है, सैडनेस है, डायरिया, कफ, इंसोम्निया और स्किन रिएक्शन है। तो ये चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके थे जो हमने देखे हैं, और इस क्लास की जो इम्पोर्टेंट ड्रग थी वो हमने डिस्कस की है। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर है। तो नेक्स्ट 1 या 2 क्लासेस रह गई हैं हमारी, इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। बाकी आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। हर लेक्चर सुनने के बाद आपको कैसा फीडबैक लगा, यानी उसके अंदर अगर इम्प्रूवमेंट आने वाली है तो वो आप ज़रूर बताया करें, ताकि हम आने वाले लेक्चर को अच्छे तरीके से बनाएं, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।